नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टैटिक जीके ट्रिक 2.0 में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रस्तावना, जिसमें हम सारी चीज़ें प्रस्तावना में जो भी चीज़ें दी गई हैं उसको डिटेल वाइज पढ़ने हैं हमें। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा आप, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको प्रस्तावना के बारे में आपको दोबारा आज से जो है दोबारा सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा एक सहायक होगी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग टाइम को जो है बिना स्किप किए आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। तो दोस्तों, ये रहे हमारे प्रेम्बल, जो जिसमें ओरिजिनल जो प्रेम्बल है उसमें सारी चीज़ें हूबहू यही चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपको सामने दिख रही हैं स्क्रीन पर। आइए इसको पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को। दोस्तों, ये जो भी ब्लैक पेन से जो वर्ड लिखे हुए हैं इनको आगे बहुत डिटेल से आगे थोड़ा समझेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी पढ़ लेते हैं क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, उसको समझने के प्रयास करते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कितने तरीके की बात की गई है? 3 तरीके के न्याय की बात की गई है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। विचार यानी कि हमारे मन में जो भी विचार आते हैं। अभिव्यक्ति यानी कि उसी विचार को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने या कहीं भी जो है आपको अगर व्यक्त करना है यानी कि बोलना है, वो विचार रखना है, तो उसे अभिव्यक्ति कहते हैं। विश्वास यानी कि आप समझ ही पा रहे हैं विश्वास क्या चीज़ें हैं। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए, यानी कि सभी चीज़ों की हमें जो भी चीज़ें इसमें मेंशन की गई थी, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये सारी चीज़ें की हमें स्वतंत्रता प्राप्त है यानी कि। ठीक है दोस्तों, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली, यानी कि उन सभी चीज़ों में व्यक्तियों की जो गरिमा है यानी कि अपना स्वाभिमान है एक, उसे और राष्ट्र की एकता को और अखंडता को बनाए रखने के लिए बनाए रखने वाली चीज़ें, और बंधुता यानी कि भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख, यानी कि कब बना था हमारा संविधान, प्रेम्बल कब बना था, तो वो 26 नवंबर, यानी कि आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत यानी कि अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, अनियमित और आत्मार्पित करते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, ये हमारी किस में लिखा है? प्रस्तावना में, यानी कि प्रियम्बल में चीज़ें लिखी गई हैं ये। ठीक है दोस्तों, अब आपको एक जनरल सा आइडिया इससे मिल गया होगा। आइए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम प्रस्तावना के जो फैक्ट हैं, जिन्होंने कुछ चीज़ें कही है इस प्रस्तावना के बारे में, वो चीज़ों को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला पॉइंट है हमारा, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा है? किसने, क्या चीज़? प्रस्तावना को संविधान की कुंजी, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, किसने कहा है? गजेंद्र गढ़कर जी ने कहा है। दूसरा पॉइंट है, प्रस्तावना संविधान की जन्मपत्री यानी कि कुंडली, ठीक है, क्या चीज़? कुंडली यानी कि जन्मपत्री, ये किसने कहा है? तो ये के एम मुंशी ने कहा है इसे। अगला पॉइंट है, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, इसे किसने बोला है? तो नाना पालकी वाला ने बोला है। इनकी एक की बुक है विद द प्यूपल, ठीक है, विद द प्यूपल। ये इस किताब में इसका जो है प्रस्तावना के बारे में जो भी चीज़ें मेंशन की गई हैं, जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, उसकी डिटेल जो है इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से इस बुक में दिया गया है। आगे भी आते हैं। अगला पॉइंट है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा, यानी कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो वो ठाकुर दास भार्गव जी ने कहा है। कौन?
ठाकुरदास भार्गव जी ने संविधान की आत्मा कहा है? किसे? प्रस्तावना को। अगला पॉइंट है, प्रस्तावना को की नोट्स किसने कहा है? क्या चीज़? प्रस्तावना को की नोट्स किसने कहा है? यानी कि की नोट जो है अर्नेस्ट बार्कर ने कहा है। इनकी भी एक पुस्तक है जो जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरीज। इस पुस्तक में प्रस्तावना के बारे में बातें की गई हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग जानते हैं थोड़ा सा आगे। प्रस्तावना 4 बातें सिखाती है हमें। कौन सी बातें बताती है? 4 बातें बताती है, एक एक करके जानेंगे। पहली चीज़ है शक्ति का स्रोत हो। क्या चीज़? शक्ति का स्रोत हो। प्रस्तावना जो है 4 बातें बताती है, जिसमें पहली बात है शक्ति का स्रोत। इसका मतलब क्या है? यानी कि शक्ति का स्रोत क्या होता है? तो वो है हमारे भारत के लोग। भारत के लोग क्यों शक्ति का स्रोत है? क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है? भाई जनता के पास है ना। क्योंकि हमारा देश जो है, हमारा भारत जो है कैसा राज्य है? एक लोकतंत्र राज्य है ना। तो लोकतंत्र में किसके पास पावर होती है? जनता के पास। क्यों जनता के पास होगा? क्योंकि अगर जनता चाहे तो कभी भी किसी भी सरकार के पलट सकती है वो चीज़ें, यानी कि अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करवा सकते हैं। यहाँ पर हिटलर शाही तानाशाही चीज़ें नहीं चल सकती, क्योंकि पावर किसके पास है? जनता के पास है। अगर वो चाहेगी तो आपको अपना प्रतिनिधि चुन सकती है, नहीं चाहेगी तो आपको नहीं चुनेगी। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो प्रस्तावना में जो पहला पॉइंट क्या? शक्ति का स्रोत वो है भारत के लोग, यानी कि लोक प्रभुसत्ता भी इसके कहते हैं। क्या कहते हैं? लोक प्रभुसत्ता। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा ये बॉक्स में जो बना है इसको जान लेते हैं। संविधान की सभा के बारे में ये चीज़ें कही गई हैं। तो विस्काउंट जो है, विस्काउंट ने कहा है कि यह सिर्फ हिंदुओं की सभा है। जो संविधान सभा बनी है उसे कहा गया है कि यह सिर्फ हिंदुओं की सभा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हिंदू मेजोरिटी थी हिंदुओं की। तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि यह एक हिंदुओं की सभा है। ऑस्टिन साहब का एक स्टेटमेंट है कि यह भारत का एक सूक्ष्म दल है, यानी कि छोटा दल है। यह भारत का एक सूक्ष्म दल है, ऐसा उन्होंने एक से जो है स्टेटमेंट दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। अच्छा, दूसरी जो है प्रस्तावना की बात कौन सी है? दूसरी जो है बात है वो है शासन का स्वरूप। क्या चीज़? शासन का स्वरूप, यानी कि शासन हमारा कैसा होना चाहिए। तो उसमें ये चीज़ें दी गई हैं। कौन कौन सी? जो अभी हम प्रस्तावना में पढ़ रहे थे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया एक बातें। और दूसरी है समाजवादी, यानी कि समाज के बारे में जो बताती है चीज़ें। और तीसरी पंथ निरपेक्ष। और चौथी जो है हमारी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है दोस्तों, आइए चारों को जो है डिटेल वाइज पढ़ते हैं, इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला हमारा क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो है, इसका मतलब क्या होता है? तो वो चीज़ें पढ़ते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो। यानी कि अगर जैसे क्या है कि हमारा भारत में जो भी चीज़ें चल रही है, अमेरिका ये कहे कि ऐसा है भारत में, मान लीजिए इस टाइम में क्या है कि जीएसटी का बहुत बड़ा एक बहुत वायरल वीडियो हो रहे हैं, शूट हो रहे हैं, उसे दिखाया जा रहा है। तो हम जीएसटी का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अमेरिका कहता है कि भैया भारत में तो शिक्षा पर बहुत ही ज़्यादा जीएसटी लग रही है। तो उसके लिए क्या होगा? क्या हमारा भारत उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ी कहेगा नहीं, अमेरिका कह रहा है भाई इसे कम करना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो उसी को क्या बोलेंगे? हम अपने अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। हम किसी अन्य देश की जो है बातों की ध्यान ना रखकर हम अपनी चीज़ें अपने से खुद ही चलाएंगे। तो ये होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि पूरी तरीके से खुद की मर्जी चलाना है, यानी कि अपने अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें को चलाना है। क्या होता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होता है, यानी किसी भी बाहरी नियंत्रण से हम मुक्त हैं। ठीक है दोस्तों, आ जाते हैं दूसरा पॉइंट पर, समाजवाद। समाजवाद का मतलब क्या होता है? समाजवाद देखिए 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक लोकतांत्रिक समाजवाद होता है और एक होता है साम्यवादी समाजवाद। तो साम्यवादी समाजवाद क्या होता है कि एक हिंसा होती है, जिसमें हिंसा का जो है बढ़ावा दिया जाता है। इसमें हिंसा क्यों? जैसे समझ लीजिए कोई स्टेट है, ठीक है,
स्टेट में दो तरीके के लोग हैं। दो तरीके के लोग कौन? ये बॉक्स को देखिएगा, इसमें आपको समझ में आएगा। कोई मान लीजिए इस स्टेट है, उसमें दो तरीके के लोग रहते हैं। कौन कौन से? एक शोषक होते हैं, जिसमें शोषक किसे कहा जाता है? उद्यमी व्यक्ति को, यानी कि एक बिजनेसमैन आदमी को शोषक दर्जा दे रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं शोषक से। और जो शोषित जो होता है, कौन होता है? वो एक कृषक या मजदूर लोग होते हैं। यानी कि क्या होता है कि इनके पास पैसा वगैरह ज़्यादा होता है उद्यमी लोग के पास। तो ये क्या करेंगे? मजदूर को अपने अकॉर्डिंग थोड़ी समझेंगे, उसका हमेशा क्या करेंगे? शोषण ही तो करेंगे ना। तो ये चीज़ें जो है ना, तो इसे ख़त्म करने के लिए क्या हुआ, कार्ल मार्क्स जो है इसे ख़त्म के लिए इन्होंने चीज़ें जो है बताई, समाज में ये चीज़ें फैलाई कि भाई देखो, ऐसा जो है आपको हमेशा जो है आपके सामने ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जब तक आप अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे नहीं, यानी कि हिंसा नहीं करेंगे। क्योंकि क्या है कि उद्यमी व्यक्ति देश में बहुत ही कम होते हैं, आपको पता होनी होती है ये चीज़ें है भी, क्योंकि मजदूर वर्ग, कृषक वर्ग जो है वो ज़्यादातर हर देशों में अधिक उनकी संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए क्या होता है कि जो शोषित वर्ग है उसे हमेशा दबा कर ही रखते हैं। कौन? शोषक लोग। यानी कि शोषक वर्ग में जो आदमी आदमी आते हैं, यानी कि बिजनेसमैन, वो हमेशा क्या करेंगे? मजदूर लोग को नीचे की निगाह से देखेंगे ना। तो इसीलिए क्या है कि कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि हिंसा तुम्हें करनी पड़ेगी, अपनी हक की लड़ाई तुम्हें लड़नी पड़ेगी भाई, अपना सम्मान बचाना है। अगर ऐसे नहीं जलील होना है तो आपको थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो वो क्या होती है? साम्यवादी एक तरीके से साम्यवादी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन लोकतांत्रिक चीज़ें क्या होती है कि जिसमें अहिंसा होती है। समझ रहे हैं दोस्तों? इसके जस्ट अपोजिट लोकतांत्रिक में होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है लोकतांत्रिक में। हाँ, दूसरी बात क्या है कि आवश्यक श्रम, जो इसमें लिखा है कि आवश्यक श्रम 10 घंटे, मतलब क्या होता है कि अगर लोकतांत्रिक में क्या है कि जितना आवश्यक होगा काम मतलब करने के लिए, उतने ही घंटे के पैसे आपको कार्यानुसार वेतन मिलेंगे। जैसे आपको 10 घंटे किसी ने काम कराया तो आपको 10 घंटे का वेतन देगा। ठीक है दोस्तों। और साम्यवादी में क्या होता है कि जैसे आपको कोई 10 घंटे का काम लेता है आपसे और पैसा कितना देता है? तो 6 घंटे का। तो ये क्या हो जाता है? ये एक साम्यवादी चीज़ें हो जाती है। समाज कैसा हो गया? ये साम्यवादी समाज इस कहते हैं। और जो जिसमें जितना आपके पास, जितना आपके से आपसे जो है कार्य लिया जाएगा, यानी कि काम करवाया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग ठीक उतने ही बराबर के मूल्य में आपको पैसा दिया जाएगा। तो ये कैसा है? हमारा समाज लोकतांत्रिक है। तो हमारा जो भारत का समाज है वो कैसा है? वो एक लोकतांत्रिक समाज है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसी के जो है नज़र में रखते हुए, माने यानी कि जो हमारा समाज की बात जो हो रही थी उसी के रिलेटेड है ये। कौन सा? एक केस है, डीएस नकारा केस। डीएस नकारा केस 1983 का है ये। इसमें क्या क्या चीज़ें की गई थी वो हम जान लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे पहला पॉइंट है, जन्म से लेकर कब्र तक सुरक्षा। ये क्या है? जन्म से लेकर, यानी कि जन्म से लेकर के अंतिम सांस तक की सुरक्षा। और दूसरा पॉइंट है, आय की असमानता कम करना। मतलब जो आय का जो है जिसमें आय में समानता जो नहीं थी, मतलब जो समानता असमानता दिखाई जा रही है उसे कम कर दिया जाए। और तीसरा जो है, मजदूर और वंचितों का कल्याण होना चाहिए। किसका? मजदूर और वंचित लोग हैं जो, उनका कल्याण होना चाहिए। तो वो किस चीज़ के लिए बताता है? ये एक समाजवाद के लक्षण है ये। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाते हैं। आगे किसकी बात हो रही है? तो आगे तीसरे पॉइंट की बात हो रही है, पंथ निरपेक्ष हो। पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब होता है उसको जानते हैं। तो पंथ निरपेक्ष क्या होता है उसको जानने की कोशिश करते हैं। जैसे राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होना चाहिए। यानी कि जो राज्य है, जैसे अपने भारत में कोई राजकीय धर्म है क्या? आप बोलेंगे नहीं है। तो वो क्या होता है? वो पंथ निरपेक्ष की समक्ष में आता है। ठीक है। तो क्या है कि राज्य का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है और सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार है। यानी कि सभी धर्म के लोग हैं जो भी हैं
उनको अपने भगवान की पूजा करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। यानी कि समान अधिकार है भाई, जो जिसको चाहे उसकी वो उस धर्म को अपना सकता है और उसकी बाकायदा बढ़िया तरीके से अपने जैसे वो करना चाहे वैसे पूजा कर सकता है। हाँ, चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए समाज की निगाह से, बस यही है कि यानी कि ये नहीं कि हाँ अब आप हिंदू हैं तो मुस्लिम के लिए झगड़ा करेंगे कि नहीं भाई तुम क्यों कर रहे हो। ऐसा कोई मतलब प्रेशर नहीं है, नहीं है। अगर हमारे जैसे मान लीजिए कि दो साइड में अलग अलग घर हैं, जो एक हिंदू का है एक मुस्लिम का है, तो एक हिंदू वाला क्या कहता है या मुस्लिम वाला क्या कहता है कि भाई ऐसा है, हम तो मुस्लिम हैं और तुम हिंदू हो, तो हमारे अगर बगल में रह रहे हो तो तुम भी मुस्लिम की पूजा करो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए कोई मतलब वो नहीं है, ये गलत चीज़ें हैं। तो इसीलिए बताया गया है पंथ निरपेक्ष में कि सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार है कि भाई जिस जिस भी धर्म में जाना चाहे वो, और जिस धर्म की पूजा करना चाहे वो उसे उसका अधिकार है, वो उसको कोई नहीं छीन सकता उससे। तो ये चीज़ें क्या होती है, पंथ निरपेक्ष में आती हैं। ठीक है दोस्तों, अगला और लास्ट पॉइंट हमारा लोकतंत्रात्मक गणराज्य। किसकी बात हो रही है, प्रस्तावना की चार बातें हैं, वही चार बातें में ये चल रही हैं हमारी। ठीक है, यानी कि शासन के स्वरूप में हम लोग पढ़ रहे हैं ये चीज़ें। तो चौथा हमारा पॉइंट है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित होगा, यानी कि राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है, आप बताएंगे प्रेसिडेंट होगा, आप बोलेंगे। तो प्रेसिडेंट कैसा होना चाहिए, निर्वाचित होना चाहिए। तो वो क्या है, एक लोकतंत्र का एक जो है इंडिकेशन है वो, यानी कि एक पहचान बताता है कि भाई अगर लोकतंत्र है तो वहाँ पर क्या होगा कि राष्ट्र का जो प्रमुख होता है वो निर्वाचित होना चाहिए, यानी कि उसका एक चुनाव होना चाहिए और वो नियत समय के लिए रहना चाहिए। ये नहीं होगा कि वंशांगत कि हाँ नहीं जब तक वो जिंदा है तब तक वही रहेंगे, उसके बाद उनका लड़का होगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक क्या होना चाहिए, निर्वाचित होना चाहिए और नियत समय के लिए रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाते हैं। जैसे इसमें लिखा क्या है, लिंकन साहब कब, लिंकन साहब जो है उनका एक नारा था। क्या नारा था, जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए। ये एक नारा था उनका 1863 ईस्वी में उन्होंने दिया था। उसके बाद आगे आ जाते हैं, आपको समझ में आएगा पूरी चीज़ें। इसी से संबंधित लिंकन साहब का ये नारा था कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जो भी ये नारा था। किससे, मतलब राष्ट्र के प्रमुख के बारे में, ये लोकतंत्र के बारे में बताता है ये चीज़ें। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाते हैं। अब दोस्तों आपको बारे में लोकतंत्र के बारे में हम बात करें तो लोकतंत्र जो है दो तरीके के होते हैं। कैसे, दो तरीके कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो वो क्या होता है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि मूलक भी कहते हैं। तो अब पहले हम जान लेते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है कि जनता का सीधे नियंत्रण, यानी कि क्या है, जनता का सीधे नियंत्रण, जनता जो चाहे वो करेगी। इसका मतलब क्या है, जनता जो चाहे वो करेगी। फिर उसमें जनता जो चाहे वो करेगी, उसके लिए क्या होना चाहिए, फिर तो भाई कोई चुनाव नहीं होना चाहिए, ना ही कोई संसद होना चाहिए नियम बनाने कानून बनाने के लिए, ना ही कोई न्यायालय होना चाहिए न्याय मतलब करने के लिए। फिर तो ये गलत बात हो गई, क्योंकि जनता के पास अगर नियंत्रण चला जाएगा तो जनता क्या करेगी, मनमानी करेगी, क्योंकि उसकी मेजोरिटी भी तो है ना जनता की। तो इसलिए क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में ये चीज़ें कही गई है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या चीज़ें कही गई है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, मतलब जनता ने एक एक ऐसे व्यक्ति को चुना है कि वो हमारे देश के विकास करेगा और देश के बारे में सोचेगा, यानी कि अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें जो भी है, मतलब ओवरऑल वो एक अच्छा कार्य करने के लिए उन्हें प्रतिनिधि चुनते हैं कि ये हमारा विकास करेगा, हमारे देश का और हमारा समाज का जो भी है विकास करेगा ये। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हमें क्या बताता है कि भाई हमारे यहाँ कैसा लोकतंत्र है। आप बोलेंगे इस चीज़ों को समझने के बाद आप क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे ना आप तो कि हमारे यहाँ तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। क्यों बोलेंगे, क्योंकि जनता हमारे यहाँ चुनती है, किसे, प्रतिनिधि को चुनती है खुद। जनता, जनता का सीधे नियंत्रण हमारे यहाँ नहीं है भाई, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हमारे यहाँ कार्य करते हैं। तो हमारे यहाँ कैसा लोकतंत्र है भारत का,
तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है आप बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में। ये भी दो तरीके का होता है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो एक होता है संसदीय लोकतंत्र और दूसरा क्या होता है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। तो संसदीय लोकतंत्र का उदाहरण है भाई इंडिया, और यूएसए जो है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र का उदाहरण है। इसमें आपको डिफरेंस क्या क्या है वो चीज़ें समझ में आएंगी। आइए पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य होते हैं, यानी कि जो कार्यपालिका के सदस्य हैं वही विधायिका के भी सदस्य होंगे। इसमें क्या है अध्यक्षात्मक के क्या है कि ऐसा नहीं होगा, जो कार्यपालिका के सदस्य चले गए और विधायिका के जो है यानी कि वो चुने गए प्रतिनिधि के रूप में नहीं आएंगे, वो अलग से बुलाए जाएंगे उनको। ऐसा है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में। हमारे यहाँ तो ऐसा होता नहीं है भाई। दूसरा पॉइंट है दोहरी कार्यपालिका, यानी कि दोहरी कार्यपालिका का मतलब समझ रहे हैं, एक केंद्र और एक राज्य की बात कर रहे हैं दोहरी कार्यपालिका। इसमें क्या है यूएसए में क्या है एकल कार्यपालिका है। यहाँ पर एक ही है, मतलब वो जो है एक ही आदमी होगा, वो दोनों चीज़ें कवर करेगा। यहाँ पर ऐसा है, यानी कि राज्य है ही नहीं, कुल मिलाकर वो सेंट्रल से ही काम पूरा होता है उनका। वो कैसी कार्यपालिका है एकल कार्यपालिका है वो। तीसरा पॉइंट है कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, यानी कि जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी है। लेकिन यूएसए में क्या है ऐसा नहीं होगा भाई, कह रहे हैं हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे यहाँ कैसा लोकतंत्र है और कैसा समाज है, और हमारे यहाँ जो शासन के स्वरूप हैं वो चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी आपके। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो प्रस्तावना के चार बातों में हम लोग दो बातें जान चुके हैं, और तीसरी बात क्या है प्रस्तावना की, तीसरा पॉइंट ये है प्रस्तावना का कि संविधान का स्वरूप कैसा होना चाहिए, उसके बारे में बताता है कि हमारा जो संविधान है उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो संविधान में आपको प्रस्तावना में ये चीज़ें आपने अभी पढ़ी होगी और सुनी भी होगी, देखी भी होगी। क्या चीज़ें, तो भाई हमारा जो संविधान का स्वरूप है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो न्याय है हमारे वो तीन तरीके के हैं। कौन कौन से हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय हैं। सामाजिक न्याय क्या कहता है कि धर्म जाति लिंग रंग जन्म स्थान इसके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा, ये कौन कहता है सामाजिक न्याय कहता है। अच्छा, आर्थिक न्याय क्या कहता है, आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ये आर्थिक न्याय कहता है। और राजनीतिक क्या होता है, वो कहता है कि सभी वर्गों को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, यानी कि चाहे जैसा भी वर्ग हो सबके साथ समानता का भाव होना चाहिए पॉलिटिक्स मतलब राजनीतिक में। ठीक है, और आर्थिक में भी वही चीज़ें होनी चाहिए, ये नहीं कि ऐसा हम बड़े आदमी हम बैंक जाते हैं तो हमारा काम पहले होना चाहिए। लेकिन कई चीज़ें अभी भी है ऐसा होती भी हैं, हालांकि ये पूरी तरीके से जो है अभी क्या है कि प्रमाणित नहीं हो पाती हैं, लेकिन ज़्यादातर देखने को मिलता है कि नहीं होता भी है। तो ऐसा होना चाहिए भाई, जो जैसा भी न्याय है तो ये उसके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए संविधान के। लेकिन लोग आजकल भाई अपना एक टशन दिखाते हैं, नहीं हम हैं भी ऐसे, तो ऐसा होना गलत है मेरे आधार पर। आपका क्या कहना है आप वो बताएंगे ज़रूर, आपका पॉइंट रखा जाएगा। आगे आ जाते हैं न्याय के आदर्श क्या हैं। तो यू न्याय के आदर्श हैं, ये चीज़ें हमने कहाँ से ली है, रूसी क्रांति से ली है। 1917 के रूसी क्रांति से न्याय के आदर्श को हमने लिया है। मतलब क्या कि न्याय के आदर्श में क्या होता है कि जरूर दरअसल होती क्या है चीज़ें, इसमें तीन तरीके की होती हैं न्याय के आदर्श में। रूसी क्रांति में तीन चीज़ें क्या चल रही थी, वो क्या है कि एक राजा था, और मतलब वर्ग वाइज यानी कि कैटेगरी बांटी गई थी रूसी क्रांति में, कि एक राजा होता है एक वर्ग, और एक वर्ग उद्यमी यानी कि बिजनेसमैन, और एक वर्ग होता है मजदूर कृषक। तो ये कैसे न्याय के एक तरीके थे, यानी कि आदर्श थे, इन्हें एक न्याय का आदर्श माना बताया गया है कि ऐसे ऐसे होता था ना हमारे यहाँ न्याय।
ठीक है दोस्तों, आइए आगे आ जाते हैं, स्वतंत्रता के बारे में बात कर लेते हैं। स्वतंत्रता, अभी ये न्याय चल रहा था संविधान के स्वरूप में, ये भी न्याय चल रहा है। अब आगे आ जाते हैं स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो स्वतंत्रता हमारे संविधान में कितनी प्रकार बताई गई? 5 प्रकार की बताई गई है। कौन कौन सी बताई गई हैं? तो विचार, पहली बात क्या है? विचार यानी कि चिंतन। हम लोग जो अपने दिमाग में हमेशा चलाते रहते हैं ना कि भाई हमें ऐसा काम करना चाहिए तब जाकर हमें सक्सेस मिलेगी, या हमें ऐसा करना चाहिए। तो ये जो चीज़ें मतलब माइंड के अंदर जो प्रोसेस चल रहा होता है ना, आपका थॉट वगैरह जो भी चल रहे होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? विचार। विचार कैसा होता है भाई? आंतरिक होता है, यानी कि ये सामने जो है मतलब विजुअली नहीं, इनविजुअली होता है, ये चीज़ें इंटरनली होता है। ठीक है, आ जाते हैं दूसरे पॉइंट में, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति की मतलब क्या है? जो विचार हैं उसको, विचार को प्रकट करना ही अभिव्यक्ति होती है। कैसे? बोल कर आप उसको कह सकते हैं, लिख कर आप प्रकट कर सकते हैं, या फिर आप सांकेतिक भाषा में कह सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट है विश्वास। विश्वास क्या होता है? कि किसी विचारधारा को मानना ही विश्वास कहलाता है। कोई विचारधारा, जैसे गीता की चीज़ें हैं, गीता में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं आप उसे मानते हैं ना, तो ये क्या है? आपका विश्वास है ना कि नहीं, गीता में बात ये चीज़ें लिखी, तो वो एक विचारधारा के रूप में सामने आ रही है कि नहीं आ रही हैं? आप बोलेंगे जी, तो वो क्या है? विश्वास है वो। चौथा पॉइंट है, यानी कि चौथी जो स्वतंत्रता है वो धर्म की है। धर्म मतलब क्या? सैद्धांतिक रूप से कोई धर्म अपनाना, यानी कि जो हमारी मर्जी होगी उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं। इसके लिए हमें कोई बाध्य नहीं, हम बाध्य नहीं होंगे किसी की। ठीक है, पांचवा पॉइंट है उपासना। उपासना मतलब क्या है? धर्म को व्यवहार में लाना ही क्या कहलाता है? उपासना कहलाता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। बात होती है समानता, समानता या फिर समता। समता या समानता हमारे यहाँ दो तरीके के हैं। कौन कौन से हैं? तो एक प्रतिष्ठा और एक अवसर। ये क्या है? समानता है। इसका मतलब क्या है भाई? कि समान परिस्थिति होने पर समान व्यवहार ही क्या कहलाती है? समानता कहलाती है। क्या? समान परिस्थिति होने पर समान व्यवहार ही समानता होती है। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाते हैं। बंधुत्व। बंधुत्व मतलब क्या? भाईचारा जिसे हम कहते हैं। तो उसमें क्या आती है? व्यक्ति की गरिमा, यानी कि अपना खुद का एक तो गरिमा होनी चाहिए, और दूसरी क्या है? देश के प्रति एकता और अखंडता का भाव होना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है? बंधुत्व कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अखंडता मतलब क्या? जिसका कोई खंड ना हो, यानी कि भाग ना हो, टुकड़ा ना हो। ठीक है, उसे अखंडता कहते हैं। और एकता तो आप अच्छी तरीके से ही जानते हैं भाई, एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है वो तो आपको पता ही है। प्रस्तावना की चौथी और अंतिम बात क्या है वो हम लोग जान लेते हैं। अधिनियमन की तिथि, यानी कि क्या? अधिनियमन की तिथि मतलब क्या? यानी कि जिस जिस दिन हमने इसे अपनाया था, क्या? प्रस्तावना या संविधान को हम लोग जिस दिन अपनाए थे उसके बारे में बताता है। अधिनियमन की तिथि उसी ही कहते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अंगीकृत किया था, यानी कि अपनाया था। प्रस्तावना में संशोधन, प्रस्तावना में संशोधन अगर होता है तो उसे क्या कहेंगे? संविधान का अंग है या नहीं है? आप क्या बोलेंगे? अगर प्रस्तावना में संशोधन होता है यानी कि जो संविधान का या तो अंग होगा तभी ना होगा, अगर नहीं होगा तो कहाँ से होगा? ये सारे इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, हो सकता है कि हो सकता है ना हो, वो आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो बात करते हैं दोस्त, बेरुबारी केस 1960 का है, जो कि इसमें इसका पॉइंट क्या रखा गया है, इसमें दरअसल कहा क्या गया है? तो कहा यह गया है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है। कौन कहता है? बेरुबारी केस कहता है कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। इसके लिए भाई क्या होता है कि आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ली जाती है, जिसमें क्या होता है कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उस समय ये परामर्श के लिए कहते हैं,
किसके पास जाते हैं? गजेंद्र गढ़कर यानी कि सुप्रीम कोर्ट के वो क्या थे? न्यायाधीश थे, तो उनके पास जाते हैं। तो गजेंद्र गढ़कर जी कहते हैं कि उन्होंने 2 पॉइंट कहा कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की मस्तिष्क की कुंजी है। क्या बोलते हैं वो? कि प्रस्तावना जो है संविधान निर्माताओं की मस्तिष्क की कुंजी है। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं? प्रस्तावना में जो संशोधन नहीं किया जा सकता, उन्होंने ऐसी बातें कही। ठीक है, आगे आ जाते हैं। दूसरा एक केस और आता है, केशवानंद भारतीवाद, 1973 का ये केस है। इसमें क्या कहा गया है? बेरुबारी केस ने क्या कहा है कि भाई प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। ये चीज़ें पूछी जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि ये केस दरअसल कहना क्या चाहता है। ठीक है, ये क्या कहता है? बेरुबारी कहता है कि भाई प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारतीवाद क्या कहता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। और दूसरा पॉइंट ये कहता है कि संशोधन हो सकता है लेकिन मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए। यानी कि संशोधन जो है प्रस्तावना में हम कर सकते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल चीज़ें हमारी वो नहीं बदलनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा उसमें। अच्छा, जो ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जब जोड़े गए तो वो उसमें प्रस्तावना में संशोधन के तहत जोड़े गए। कौन से संशोधन थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ये तीनों वर्ड जो है जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, अखंडता। इसके बाद जो है ये 73 में ये केस आया था, केशवानंद भारती के वाद केस, जिसमें कहा गया है कि प्रस्तावना जो है संशोधन हो सकता है। तो उसी संशोधन के तहत 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है प्रस्तावना प्रवर्तनीय नहीं है। इन्होंने ऐसा कहा है। प्रवर्तनीय मतलब क्या? इसकी लाइन के क्या मतलब है? भाई न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता ये चीज़ें। ठीक है, आगे आ जाते हैं। तो वीडियो दोस्तों कैसा लगा? और यहाँ पर हमारा प्रस्तावना का जो टॉपिक होता है वो होता है ख़त्म। और वीडियो आपको कैसी लगी आपको कमेंट ज़रूर करना है। अगर अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे क्या होता है एक मोटिवेशन मिलता है हमें कि नहीं, आगे भी हमें ऐसा ही काम निरंतर करना चाहिए, और जिससे हम भी पढ़ सकें और आप भी पढ़ सकें हमारे द्वारा। थोड़ा सा मैं मदद करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, जिससे मेरा भी मैं भी पढ़ सकूँ और आप भी पढ़ सकें, अगर मेरे द्वारा आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए प्लीज़ भाई लोग आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे एक मोटिवेशन मिलता रहे और आगे की वीडियो कंटिन्यू होती रहे। ठीक है दोस्तों, तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।